औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली ज़रातिम मियाता अल्फ़ा अल्फ़ी मर्रा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो है लॉ ऑफ एडजर्नमेंट। तो बगैर किसी वक्त का ज़िया किए हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अगर आप किसी वजह से एक जो मैटर जो है, क्योंकि लॉ ऑफ एडजर्नमेंट में जो दो तरह के केसेस नॉर्मली चलते हैं, सिविल और क्रिमिनल, इन दोनों केसेस में ही ज़रूरत होती है केस को अर्जेंट करने की। सिविल सूट को अगर हम किसी वजह से चला नहीं सकते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ती है, जो कि ऑर्डर 17 रूल 1 की एप्लीकेशन है। ये हमें फ़ाइल करना पड़ती है बिफोर द कंसर्निंग कोर्ट, जिसके पास सूट जो है वो पेंडिंग है सिविल कोर्ट में, जिस सिविल कोर्ट में सूट जो है वो पेंडिंग है। ना सिर्फ हमें एप्लीकेशन पेंडिंग करना होती है, बल्कि हमें अपनी नेक नियति और वैलिड रीज़न हमें ये भी साथ में देना होती है। कोर्ट बाउंड नहीं होती इस बात की कि वो हमारी इस बात के ऊपर एप्लीकेशन को, हम इसको एप्लीकेशन फ़ाइल करें और वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, बल्कि हमें अपनी नेक नियति और एक वैलिड रीज़न हमें वी हैव टू प्रूव इट, तो तब कहीं जाकर कोर्ट एडजर्नमेंट केस की करती है। अब अगर मामला सिविल नहीं है, मामला जो है वो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल मैटर में 344 CRPC 344 CRPC की एप्लीकेशन हमें फ़ाइल करना पड़ती है। शर्त यहाँ भी वही है कि हमें एक वैलिड रीज़न और हमें एक वैलिड रीज़न देना होती है और हमें नेक नियति जो है वो साबित करना होती है। अगर हम ये नहीं प्रूव कर पाते हैं, कोई वैलिड रीज़न नहीं साबित कर पाते हैं, तो हमारी ये एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जाएगी, मुस्तरद हो जाएगी, खारिज हो जाएगी और हमें एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। वैलिड रीज़न देनी चाहिए। इसके लिए PLD 1961 कराची पेज नंबर 145 हमें बताता है कि अगर एप्लीकेशन कोई फ़ाइल की गई है और उसमें एक वैलिड रीज़न दी गई है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। अब मैं यही वाली बात दोबारा से करूँगा कि यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, कि कोर्ट बाउंड नहीं है इस बात की कि वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट, कि वो इसको एक्सेप्ट करे, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। इसके लिए हमें नेक नियति साबित करना होती है, एक कोई वैलिड रीज़न देना होती है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन विल बी कैंसल। नए वकला जो आते हैं, इनके जो नॉर्मली नए वकला आते हैं, सीनियर वकला के भी इल्म में ये बात होती है, जब वो अपने सीनियर के केसेस में पेश होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली नए वकला को एडजर्नमेंट लेना पड़ती है, आइदर द मैटर इज सिविल और क्रिमिनल। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, सिविल में भी देनी पड़ती है, क्रिमिनल में भी देनी पड़ती है। तो हमारे तमाम वकला को बशमूल ख़ास तौर पर जो नए वकला है, जिसको हम जूनियर बोल लीजिए, या नए आने वाले जो वकला साहिबान हैं, उनको इस कानून पर मुकम्मल तौर पर दस्तरस होनी चाहिए कि अगर हम एक एप्लीकेशन किसी भी जज साहब के सामने लिखते हैं और हम वहाँ पर अगर 344 और 17 और रूल 1 का जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ हम सिंपल सी एप्लीकेशन लिख देते हैं, तो इससे हमारा वो इम्प्रेशन नहीं आएगा जो इस कानून का हवाला देने के साथ हासिल होगा। चूँकि सीनियर वकला के केस में जो नए जूनियर वकला है वो पेश होते हैं, उनके एप्लीकेशन जो है वो देना पड़ती है और केस अर्जेंट करवाना पड़ते हैं कि सीनियर को कौंसल जो है वो किसी अपेक्स कोर्ट में बिज़ी हैं, या वो बीमार हैं, या मुकदमा जो है उसकी तैयारी नहीं की गई है वगैरह वगैरह, तो इसको जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। तो केस चाहे किसी भी स्टेज पर हो, नेक नियति के साथ अगर एप्लीकेशन दी गई है, हमें सिर्फ नेक नियति साबित करना है कि जानबूझ के इल्तवा करने की कोशिश नहीं की जा रही, ना ही हमारा मकसद दूसरे फरीक को परेशान, जलील व रुसवा करना नहीं है, बल्कि जो एडजर्नमेंट ली जा रही है वो किसी वैलिड रीज़न की वजह से ली जा रही है। तो तब कोर्ट जब मुतमईन हो जाएगी तो वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी और हमें एक नेक्स्ट डेट अर्जेंट जो है वो केस को कर देगी। ये केस कोर्ट की स्वाबदीद है। ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि कोर्ट अगर चाहे तो वो फ़ाइन लगा दे, जुर्माना लगा दे और जुर्माने के साथ आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले। जुर्माने की एक रीज़न ये भी होती है, जुर्माना एक पार्टी से लिया जाता है, दूसरी पार्टी को दिया जाता है कि आपके बिहाफ पर ये डेट ली जा रही है, आपके कहने पर, आपकी वजह से ये डेट जो है ये ली गई है, अदरवाइज़ केस जो है वो चलाया जाना था। और अगर शहादत पे केस है तो दूर दराज के इलाकों से या किसी भी जगह से शहादत देने के लिए आए हैं,
इनका सफ़र का खर्चा और बहुत सारे इनको जो डिस्टर्बेंस हुई है वो अपने काम को छोड़ कर आया है। इस वजह से जो भी मुनासिब फ़ाइन होगा कोर्ट वो एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी को लेकर देगी। जो पार्टी डेट ले रही है उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा, उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, लेविट किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा और दूसरी पार्टी को दिया जाएगा। बात चली है शहादत की। अगर केस शहादत पर चल रहा है तो केस की जो हेयरिंग है वो डे टू डे होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें हफ्ते की 10 दिन की या 12 दिन की 15 दिन की रूटीन में जो डेटें पड़ती हैं वो डेट डाल दी जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर केस शहादत में है तो इस पर चाहे गवाह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कितने भी हों, केस डे टू डे चलेगा और केस की जो हेयरिंग है वो डे टू डे ही होगी जब तक कि तमाम शहादतें मुकम्मल नहीं हो जाती और जब तक कि इन पर जिरा नहीं हो जाती तो शहादत को इल्तवा नहीं दिया जा सकता। लेकिन बात सूरत हाल ऐसी है जब कोर्ट मुतमईन हो जाए, जब कुछ हालात ऐसे हों कि इन हालात के बिहाफ पर, इन हालात की वजह से अगर डेट देनी पड़ जाए, जैसे कि बुकला हड़ताल पर हैं, शहर में कुछ हंगामे फूट पड़े हैं, शहर में ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, कोई मौसमी हालात ऐसे हो गए हैं कि शदीद किस्म की बारिश है या कोई और वबाई अमराज या ऐसा कोई इशू है, तो फिर कोर्ट हालात को मद्देनज़र रखते हुए एडजर्न कर सकती है। अदरवाइज़ कोर्ट केस को एडजर्न नहीं करेगी अगर वो शहादतों में चल रहा है। तो ये भी एक मुसलमान रूल है कि अगर शहादत हो रही है और अगले दिन छुट्टी आ जाती है, जैसे सैटरडे है, नेक्स्ट डे जो है वो संडे आ जाता है, तो कोर्ट का जो नेक्स्ट डे ऑफ हेयरिंग होगा वो जो भी कमिंग डे है, जैसे मंडे आएगा तो वो है, या कोई छुट्टियाँ आ जाती हैं, 14 अगस्त आ जाती है, मुहर्रम हराम की कोई छुट्टी आ जाती है या कोई और नेशनल हॉलीडे आ जाता है, एक से ज़्यादा दिन छुट्टियों के आ जाते हैं, तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वही वर्किंग डे शुमार किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा और उसी डे के ऊपर शहादत की जाएगी और जिरा भी की जाएगी। अब चूँकि हमने बात की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, इसमें हमने देखा कि ऑर्डर, इसमें हमने देखा कि 344 CRPC, अब वो क्या कहता है इसका टच लेना भी ज़रूरी है। पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स इफ़ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ए विटनेस और एनी अदर रीजनेबल काज इट बिकम्स नेसेसरी और advisable to propose the amendments of or adjourn any inquiry or trial, the court may, if it thinks fit, by order in writing stating the reasons, therefore, from time to time postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may by a warrant remand the accused in a custody। ये वही बात है जिसका भी हमने एक तायराना जायज़ा लिया। कोर्ट अगर मुतमईन होगी तो वो केस को अर्जेंट कर सकती है, अदरवाइज़ वो केस को अर्जेंट नहीं करेगी। अगर एक मुल्ज़िम रिमांड पर पेश किया गया है, अगर अदालत ये महसूस करती है कि इस मुल्ज़िम को रिमांड पर दोबारा भेजा जाए तो इससे कुछ रिकवरी हो सकती है, कुछ मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं, तो तब कोर्ट मुल्ज़िम को रिमांड पर भेजेगी, अदरवाइज़ वो रिमांड पर नहीं भेजेगी। अब ये रिमांड के मुतालिक भी जिक्र है, हम इसको यहाँ से मिस करेंगे। फिर इसके आगे नंबर 2 पे है एवरी ऑर्डर मे अंडर दिस सेक्शन बाय अ कोर्ट अदर दैन ए हाई कोर्ट शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं जी। अब हम एक दूसरी बुक से मदद लेते हैं जहाँ पे हमें समझना आसान हो जाए। अब हम उर्दू में देखते हैं मीडिया एक्ट में, ताकि जो हमारा मकसद है चीज़ को मामले को समझने का वो ज़्यादा हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। क्योंकि वैसे तो उर्दू में पढ़ना मुश्किल होता है, इंग्लिश में पढ़ना और समझना ज़रा आसान होता है। लेकिन पावर टू पोस्टपोन और अर्जेंट द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के मुलतवी रखने का इख्तियार। अगर बावजह गैर हाज़िरी किसी गवाह के पास या किसी और वजह मकूल से ये बात ज़रूरी या मुतकाज़े मसलत हो कि किसी तहकीकात या तजवीज़ मुकदमा का शुरू करना, मुलतवी किया जाना या तहकीकात या तजवीज़ मज़कूर मुलतवी की जाए, तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो मजाज है कि वक्तन फ़वक्तन अपने हुक्म तहरीरी मा वजू के ज़रिए अदालत अपना ऑर्डर करेगी, उसके साथ में उसकी वैलिड रीज़न भी मेंशन करेगी। अच्छा जी, इस अरसे के लिए जो माकूल मालूम हो मुलतवी करती रहे और मुलजिम को अगर वो हिरासत में हो तो बज़रिया इजराए वारंट के फिर हिरासत में रहने के लिए भेज दे। मगर शर्त यह है कि किसी मजिस्ट्रेट को इख्तियार ना होगा कि इस दफ़ा के मुजीब किसी मुलजिम को एक वक्त 15 रोज़ से ज़्यादा मियाद फिर हिरासत में रखने के लिए भेजे। यानी एक ऐसा रिमांड नहीं लिया जा सकता जो कि 15 दिन से ज़्यादा का हो।
अब ये फिर वही बात है कि हर एक हुक्म जो सिवाय हाई कोर्ट के किसी और अदालत की तरफ से इस दफ़ा के बामुजिब सादिर हो, तहरीरी होगा, मौका दिया जाएगा इस पर जो कि बादी नज़र में इसके ख़िलाफ़ साबित हो, बल्कि हर सूरत में जो इसके ख़िलाफ़ शहादत के वक्त ज़ाहिर हो। मुलजिम को जुर्म में मुलविस करने की शहादत के बारे में जब इससे इस्तफसार ना किया गया हो, इसे सज़ाए जुर्म सुना दी गई हो, वगैरह वगैरह वगैरह, खातून मुलजिम। अब हम इसकी डिटेल में इधर से इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये थी जी सिंपल सी बात। कोशिश करूँगा कि मैं एप्लीकेशन को एक स्केच लेकर भी साथ में अटैच कर दूँ कि 344 की एप्लीकेशन को किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर कोर्ट का नाम लिखना है। कोर्ट का नाम लिखने के बाद डेट की जगह छोड़नी पड़ती है, और डेट की जगह छोड़ लेने के बाद जहाँ पे सन लिखा जाता है उसके बाद में पटिशनर का नाम, इसकी मुकम्मल इसका एड्रेस होता है, अगर वो जेल में या जो भी मामला हैं जैसे भी हो उसका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। एड्रेस लिखने के बाद रिस्पोंडेंट या जो डिफेंडेंट है उसका ज़िक्र किया जाएगा, बाद में हेडिंग दी जाएगी केस एडजर्नमेंट की, और फिर जो तमाम जो फैक्ट हैं वो बयान कर दी जाएंगे। लास्ट में प्रेयर की जाएगी। इस एप्लीकेशन पर कोर्ट फीस लगेगी, इसके साथ में एक अटेस्टेड बयानी हल्फी भी लगेगा जो कि कंटेंट्स को सपोर्ट करेगा एप्लीकेशन के। सिविल एप्लीकेशन हो या क्रिमिनल एप्लीकेशन हो, दोनों में थोड़े से फ़र्क के साथ लिख दिया जाएगा। टाइटल में चेंजिंग आएगी, यहाँ 344 को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जो सिविल मैटर है वहाँ पर ऑर्डर 17 रूल 1 को इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर 17 रूल 1 की तरफ कि जब ये एप्लीकेशन दी जाएगी तो ये ऐसी एप्लीकेशन नॉर्मली तौर पर एक्सेप्ट हो जाती हैं, बशर्ते कि साबित ये हो जाए कि जो साहब ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो पार्टी ये एप्लीकेशन दे रही है, इसका मकसद केस को बिला वजह तूल देना नहीं है, या इसका साबका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि ये केस को ख़राब करते रहे हैं, या साबका रिकॉर्ड बार बार डेट्स लेने का नहीं रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब कोर्ट मुतमईन हो जाए, गर्ज इवन कि हमें कोर्ट को मुतमईन करना होता है कि जो एडजर्नमेंट ली जा रही है ये केस को इल्तवा में डालने के लिए, जानबूझकर हरासा व परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि किसी वैलिड काज की वजह से, किसी ज़रूरी मामले की वजह से ये एप्लीकेशन दी जा रही है। अदालत मोहलत दे सकती है और पेशी को बढ़ा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं सिविल मैटर की, जहाँ पर हम ऑर्डर 17 रूल 1 की एप्लीकेशन देते हैं। अदालत मुजाजा के बहालत पेश होने मकबूल वजह सफिशेंट काज के इसनाए दौरान मुकदमा में किसी वक्त फ़रीक़ैन या फ़रीक को मोहलत दे और मुकदमा की समाअत को वक्तन फ़वक्तन एडजर्न करती रहे अगर वैलिड काज हो तो। कास्ट ऑफ एडजर्नमेंट, तमाम ऐसी सूरतों में अदालत कोई और रोज़ वास्ते समाअत आइंदा, मगर शर्त यह है कि जब शहादत की समाअत शुरू हो जाए चाहिए कि समाअत मुकदमा रोज़ बरोज़ जारी रहे जब तक कि कुल गवाहान हाजिर के इजहारात कलमबंद ना हो लें। अनलेस इस सूरत में अदालत की जान में समाअत को मुलतवी करना बावजह ज़रूरी हो। ये तमाम वही बातें जिसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि अगर शहादत में केस चल रहा है तो केस एडजर्न नहीं किया जाएगा, केस डे टू डे हेयरिंग होगी, और छुट्टी आ जाएगी तो क्या मामला होंगे हम उसका भी जिक्र कर चुके हैं। अलावा यहाँ पे ये बात फिर से बताई गई, रिपीट की गई है कि कास्ट डाली जाएगी। कास्ट की क्या वजह है, किससे ली जाएगी, किसको दी जाएगी, हम देख चुके हैं। जब पहली अब हम देखते हैं कि यह अदालत की स्वाबदीद पर मुनसर है कि वो किसी मुकदमे को बगर्ज़ समाअत मुलतवी कर दे। 1989 CLC पेज नंबर 56, 1988 CLC पेज नंबर 654। आमतौर पर मुकदमे को इल्तवा सिर्फ इस सूरत में करना चाहिए अगर इसके लिए काफ़ी वजह मौजूद हो, तो तब मुकदमे को एडजर्न किया जाएगा। काफ़ी वजह मौजूद हो तो कानून क्या सपोर्ट करता है, PLD 1989 लाहौर पेज नंबर 209, 1989 CLC पेज नंबर 56, 1988 CLC पेज नंबर 654। माकूल वजह क्या है, इसका इन्हिसार हर मुकदमे के अपने हालात पर मुनहसर होता है, यानी केस टू केस वेरी करता है। हर केस की माकूल वजह अलग से होती है। PLD पेज नंबर 1989 लाहौर, PLD 1989 लाहौर पेज नंबर 209। जब अदालत मुकदमे को इल्तवा में नहीं डालती तो इसे मुकदमे में मज़ीद ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए और इसका फौरी तौर पर फ़ैसला नहीं करना चाहिए। PLD 1969 लाहौर पेज नंबर 209। अब हम फिर से देखते हैं माकूल वजह सफिशेंट काज। जब कोई फ़रीक गफलत का मुर्तकिब हो
तो ऐसी सूरत में मुकदमे को अल्तवा में नहीं डालना चाहिए। यानी जो पर्सन एप्लीकेशन लेकर आ रहा है वो क्लीन हैंड से पेश नहीं हो रहा, तो फिर केस को मुलतवी नहीं करना चाहिए, अल्तवा में नहीं डालना चाहिए, एडजमेंट नहीं देनी चाहिए। AIR 1932 LAH पेज नंबर 591। फर्दर आगे बढ़ते हैं जी। जब फरीक चाको चौबंद हो तो इसकी दरख्वास्त पर मुकदमा में तारीख़ पेशी अता कर देनी चाहिए। यानी कि मेरे पार्ट पर जो पिटिशनर है उसके पार्ट पर कोई फ़ाल्ट नहीं है, वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां कमा हुकूक पूरी कर रहा है, तो मुकदमा में तारीख़ पेशी दे देनी चाहिए और इसको इल्तवा दे देना चाहिए, क्योंकि ये हैबिचुअल इसको डिले करने वाला नहीं है। जब गवाहान हस्ब ज़ाब्ता इतला होने के बावजूद अदालत में हाजिर ना हो तो ये एक माकूल वजह बावर की जाएगी और केस को अर्जेंट कर दिया जाएगा। PLD 9056 लाहौर सफ़ा नंबर 30। गवाहान को इतला ना हुई हो और वो इसलिए अदालत में हाजिर ना हो सके हों तो ये भी एक माकूल वजह बावर की जाएगी और केस को अर्जेंट किया जा सकता है। AIR 1933 मद्रास पेज नंबर 612। आमतौर पर हर्जाने की अदायगी के तहत मुकदमे को अल्तवा में डाला जा सकता है और ये हर्जाना इस अल्तवा की वजह से दूसरे फरीक को अदा करना होता है, क्योंकि जितना हर्जा है वो खर्चे की शक्ल में एक फरीक से लेकर दूसरे फरीक को दिया जाता है ताकि कुछ दाद रसी हो सके और सफ़ाई मिसल पर ये तमाम बातें नोट की जाती हैं। यह हर्जाना बतौर सज़ा के दूसरे फरीक पर आयद नहीं किया जाता, बल्कि इस दूसरे फरीक की दुश्वारी की वजह से आयद किया जाता है जो उसने फ़ेस किया या उसके गवाहों ने फ़ेस की है। मुकदमे को अल्तवा में ना डालने का हुक्म एक काबिल अपील हुक्म नहीं। जो मुकदमा है उसको अल्तवा में अगर नहीं डालते हैं तो ये काबिल अपील हुक्म नहीं है, लेकिन समाअत मुलतवी न करने के हुक्म को ज़ेर दफ़ा 5 ज़ाब्ता दीवानी में चैलेंज किया जा सकता है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज के जो लॉ ऑफ एडजमेंट। ये हमने 2 केसेस में देखा, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में जब हमें एडजमेंट लेनी होती है तो तब हमें ऑर्डर 17 रूल 1 की एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ती है, और अगर क्रिमिनल मैटर हो तो 344 CRPC की एप्लीकेशन हम जहाँ पर केस चल रहा है वहाँ पर फ़ाइल करते हैं। नॉर्मली केस अर्जेंट हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए सफिशेंट काज और नेक नियति साबित करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी फिर टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होगा। अल्लाह हाफ़िज़।